हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम उदारवाद के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति तथा उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे उदारवाद के दो प्रमुख दृष्टिकोण के बारे में। उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के विषय में क्या कहा गया है। जब उदारवाद की बात होती है तो इस संबंध में मुख्यतः दो दृष्टिकोण हैं। एक तो परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसका मूल मंत्र है स्वतंत्रता, और इसका समर्थन जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और हॉबहाउस के द्वारा किया गया है। लॉक के विचारों में उदारवाद के परंपरागत और आधुनिक दोनों ही दृष्टिकोण देखने के लिए मिलते हैं। उसके विचारों में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। लॉक कहता है कि शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता का केवल एक साधन मात्र है, परंतु शासन को मर्यादित किया जा सकता है और ये किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे राजसत्ता का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ न किया जा सके। लॉक अपने विचारों में मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करता है और प्राकृतिक अवस्था के कुछ प्राकृतिक अधिकारों का भी जिक्र करता है। ये अधिकार राज्य समाज की संरचना से पहले विद्यमान थे और उतने ही सुरक्षित भी थे। लॉक ऐसा विचारक है जो व्यक्ति और उसके हितों को अपने चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। दूसरा हम बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। यद्यपि उदारवाद के विचारों का मूल कुछ हद तक हमें जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल के विचारों में भी दिखाई देता है, परंतु उदारवाद को अपनी संपूर्णता जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में मिली। जे.एस. मिल ने नागरिक अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाने का पक्ष लिया और यहाँ तक कि उसने स्त्रियों के अधिकारों का भी समर्थन किया। मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। अतः अप्रत्यक्ष रूप में वो लेखन, प्रकाशन तथा संगठन की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। वो ये भी कहता है कि राज्य में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर संभावनाएं ये होती हैं कि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करता है। इसके लिए ही वो प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का पक्ष लेता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था से राज्य के ऊपर नागरिक का नियंत्रण रहेगा। मिल का जो चिंतन था वो शुरू में परंपरावादी था, परंतु बाद में चार्ल्स फोरियर और लुई ब्लैंक के विचारों के प्रभाव के कारण उसके विचारों में व्यापक परिवर्तन आया। उसे लगने लगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न संपत्ति तथा संपत्ति पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, तथा उसने ये भी कहा कि गरीबी और बेकारी का जन्म पूंजीवाद के कारण हुआ है। इसीलिए मिल बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य के नियंत्रण को भी स्वीकार करता है।
उदारवाद का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें हम टी.एच. ग्रीन की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी तक परंपरावादी उदारवाद के कारण लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप की नीति को स्वीकार किया जाता था, परंतु इसके कारण निर्धन वर्ग की हालत खराब होने लगी, पूंजीवाद का उदय हुआ। अतः साधन विहीन और उपेक्षितों की हित की रक्षा के लिए और पूंजीवादियों के शोषण से बचाने के लिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाने लगा। ये ज़रूरी माना गया कि आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह से अगर हम खुली बाजार व्यवस्था अपनाएंगे तो उससे समाज में शोषण बहुत अधिक फैलेगा। इसीलिए श्रम नियमन, श्रमिक क्षतिपूर्ति व्यवस्था आदि प्रारंभ हुई और इसके साथ ही श्रमिक और पूंजीवादियों के बीच जो संबंध थे उनमें सुधार की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में ये शुरुआत टी.एच. ग्रीन के विचारों से हुई। वैसे तो अगर देखा जाए तो टी.एच. ग्रीन हीगल की आदर्शवादी परंपरा का कुछ हद तक निर्वाह करता है, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उसने जनतंत्रात्मक उदारवाद का भी समर्थन किया है। आदर्शवादी होते हुए भी ग्रीन राज्य को कभी भी साध्य नहीं मानता। उसने कहा कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का साधन है। जो भी संस्थाएं मनुष्य के जीवन में हैं उनका अस्तित्व व्यक्ति के लिए है और अगर मनुष्य चाहे तो अंतःकरण की मांग पर वो राज्य के विरोध करने का भी अधिकार रखता है। उपरोक्त सभी विचार जो कि टी.एच. ग्रीन के द्वारा दिए गए ये उदारवादी परंपरा के अनुकूल थे। ग्रीन ने कहा राज्य आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन है। राज्य का कार्य मात्र रक्षा नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास का संपूर्ण विकास करना है और उसमें सहायता देना है। उसने ये भी कहा कि राज्य ज़रूरी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य को नैतिक बनाने का काम करे, परंतु वो नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का भी काम करता है। तो ये राज्य का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी आधार पर टी.एच. ग्रीन ने लोक कल्याणकारी राज्य या सोशल वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना प्रस्तुत की।